आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज बॉयलर। ठीक है, बॉयलर को पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा हमें बॉयलर के विषय में जानना होगा कि बॉयलर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, वर्तमान समय में बॉयलर का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है और बॉयलर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। उसके बाद हम लोग बॉयलर को स्टडी करेंगे, बॉयलर की क्लासिफिकेशंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर की स्टडी करेंगे, ठीक ना। बट पहले देखें कि बॉयलर है क्या। जो अभी तक आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा उसके आधार पर यदि हमें बताना हो कि बॉयलर क्या है तो उसको देखते हैं पहले कैसे बता पाए हम। हमें जानना है कि बॉयलर क्या है, ठीक ना। और बॉयलर को सीखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बॉयलर को हम स्टीम पावर प्लांट की मदद से सीखेंगे कि बॉयलर क्या है, और बॉयलर को डिफाइन करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, स्टीम पावर प्लांट। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने स्टीम और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, ठीक है। अब हमारा काम है कि जब हम स्टीम की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं तो स्टीम जनरेट करें, और स्टीम जनरेटर के रूप में ही हम किसे पढ़ने वाले हैं, बॉयलर को। बॉयलर इज बेसिकली अ स्टीम जनरेटिंग डिवाइस। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम क्या जनरेट करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं। और स्टीम की एक खासियत होती है, जितना ज़्यादा हम इसके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी इंथैल्पी क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है, ठीक है। और याद कीजिए, जो टरबाइन में जो हमें वर्क मिलता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन इंथैल्पी के बराबर। इसीलिए हम लोग बॉयलर यूज़ करते हैं ताकि स्टीम के प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा करके उसकी इंथैल्पी को बढ़ा सके। जब उसके पास हाई इंथैल्पी होगी और जब वो हाई इंथैल्पी स्टीम एक टरबाइन से एक्सपैंड होगा तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये स्टीम पावर प्लांट का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम। इसमें बेसिकली 4 चीज़ों को दिखाया जाता है। ये प्लांट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए इसमें मात्र हम लोग 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या भाई, पहला है बॉयलर। बॉयलर का काम होता है स्टीम को जनरेट करना। अच्छा, एक चीज छोटा हुआ यहाँ पे, ठीक ना। 4 चीजें होती हैं। पहला है बॉयलर, दूसरा है टरबाइन, तीसरा है कंडेंसर और चौथा है पंप। ये जनरेटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमारा काम यहीं तक है, क्या चलाना, स्टीम टरबाइन को चलाना। और जब ये स्टीम टरबाइन रोटेट करती है तो ये इसका शाफ्ट है, इस रोटेटिंग शाफ्ट पे कौन सी एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल। तो हमारा काम यहीं तक है, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करना। उसके बाद इस मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से हम किसे ऑपरेट करते हैं, जनरेटर को चलाते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो ये इसके बाद का काम इलेक्ट्रिकल का है। यहां तक का ये वर्क हमारा है। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको पढ़ा बॉयलर रहा हूं और बता क्या रहा हूं, स्टीम टरबाइन। क्यों बता रहा हूं समझें। अभी तक हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने हीट इंजन पढ़ा था ना। हीट इंजन क्या था भाई, ये एक ऐसा डिवाइस था जो किसी सोर्स से हीट लेता था और उस हीट के कुछ पोर्शन को वर्क में कन्वर्ट करता था और कुछ पोर्शन को रिजेक्ट कर देता था, किसे, सिंक को। यही था ना। यहां पर स्टीम पावर प्लांट में ये जो स्टीम टरबाइन लगी है ये भी एक हीट इंजन की तरह कार्य करता है, और यूं कहें कि ये हीट इंजन है। बात समझ में आ रही है। ये जो स्टीम टरबाइन है ये क्या है, हीट इंजन। अब इसके लिए सोर्स कौन है, सोर्स इज योर बॉयलर। इसीलिए मैंने पहले ये डायग्राम बनाया। स्टीम टरबाइन के लिए, स्टीम टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए 2 थर्मल एनर्जी रिजर्वायर चाहिए, एक सोर्स और दूसरा सिंक। तो स्टीम टरबाइन के लिए जो सोर्स होता है वो कौन होता है, हमारा बॉयलर होता है, ठीक ना। जो कि सोर्स के रूप में हीट देता है, और हीट के रूप में क्या दे रहा है, ये स्टीम, जिसका प्रेशर बहुत हाई है और टेम्परेचर बहुत हाई है। और अगर यदि आप
किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएं तो अल्टीमेटली उसकी क्या बढ़ जाएगी, इंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो यहां पर जब स्टीम पहुंचता है तो उसकी इंथैल्पी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। और उसके बाद जब वो स्टीम इस स्टीम टरबाइन के अंदर जाता है, जरा ध्यान से देखिए स्टीम टरबाइन का डिजाइन। इनिशियली इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, लेकिन जैसे जैसे ये स्टीम आगे जा रही है इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका मतलब है इस टरबाइन के अंदर स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन होगा तो आपको पता है वर्क हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो जैसे जैसे हम यहां से यहां, ये इन हो गया और ये पॉइंट है एग्जिट आउट, यहां पर जब स्टीम आती है तो उसका प्रेशर क्या हो गया रहता है, बहुत ही कम। और बहुत ही कम ना कहें, नेगेटिव हो गया रहता है। इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो जाता है कि प्रेशर ऑलमोस्ट कहां पहुंच जाता है, बिलो एटमोस्फेयर। एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी 1 बार प्रेशर से भी कहां चल जाता है, नीचे चला जाता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इस एक्सपेंशन के दौरान, चूंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि टरबाइन के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड, यही तो चीजें होती हैं। मूविंग ब्लेड जो होता है वो शाफ्ट के ऊपर लगा रहता है, क्लियर है, और जो फिक्स ब्लेड है वो उसके आउटर कवर के ऊपर लगा रहता है, जिसका काम क्या होता है, इट वर्क एज ए नोजल। ये स्टीम को डायरेक्शन देने के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक ना। जो फिक्स ब्लेड होता है उसके दो काम होते हैं। पहला, यह स्टीम को एक सही दिशा देता है ताकि जाकर के ये ब्लेड से सही डायरेक्शन में टकराए, ताकि ब्लेड रोटेट कर सके। और दूसरा, यह एक नोजल की तरह भी कार्य करता है, ताकि यहां पर जब स्टीम आई थी तो इसका प्रेशर क्या था, बहुत हाई था। तो अंदर कई सेट में हमारे पास फिक्स ब्लेड होते हैं और सभी किसके जैसा काम कर रहे हैं, नोजल। यानी जब जब स्टीम नोजल से पास हो रही होगी उसका प्रेशर एनर्जी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, और काइनेटिक एनर्जी, और ये हाई काइनेटिक एनर्जी स्टीम आगे जाकर किससे टकराएगी, मूविंग ब्लेड से, जिसके कारण वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, और उसके बाद ये शाफ्ट रोटेट करेगी जिस पे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो सोर्स तो हमारा कौन कौन बन गया, बॉयलर, और सिंक होता है हमारा कंडेंसर। जो हमारा कंडेंसर है इट जस्ट वर्क एज अ सिंक, क्योंकि सिंक का काम क्या होता है भाई, सिंक का फंक्शन क्या होता है, जो हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक ना, वो एब्जॉर्ब कर लेना। तो यहां पर वो यूनिट कंडेंसर है जहां पर सारी की सारी हीट रिजेक्ट होती है, ठीक ना। वो रिजर्वायर कौन है, कंडेंसर है। और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट कैसे होती है भाई, कंडेंसर में हम क्या क्या करते हैं, कूलिंग वाटर इन करता है, इसके अंदर एक ट्यूब रोटेट करती है, जिसके अंदर, ट्यूब के अंदर क्या होता है, ठंडा पानी, और इस ट्यूब के ऊपर इधर से क्या आता है, स्टीम आता है। जब ट्यूब के ऊपर, ट्यूब में ठंडा पानी है और जब ऊपर से स्टीम आता है तो हीट का एक्सचेंज होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, कहां से कहां, हाई टू लो। स्टीम हाई टेम्परेचर पे होता है और पानी लो टेम्परेचर पे होता है। स्टीम अपनी गर्मी दे देता है, और कौन सा हीट देता है, सिर्फ लैटेंट हीट देता है। कंडेंसर में सिर्फ फेज चेंज होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। और यहां पर स्टीम वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। फेज चेंज हो गया तो स्टीम फिर किस में आ गई, वाटर में आ जाती है। ये पानी जो ठंडा था स्टीम की गर्मी को लेकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाएगा तो फिर इसे वापस ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए इस पानी को वापस हम लेके चले जाते हैं कूलिंग टावर में, और कूलिंग टावर में इस पानी को काफी ऊंचाई से क्या किया जाता है, गिराया जाता है, जिसके कारण ऊपर से नीचे आते आते ये फिर से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और वापस उसी ठंडे पानी को फिर से हम कंडेंसर के अंदर ले जाते हैं। तो यहां पर कंडेंसर हमारा सिंक रिजर्वायर बन जाता है और बॉयलर हमारा सोर्स बन जाता है। और इसी सोर्स और सिंक के बीच कौन कार्य करता है, स्टीम टरबाइन काम करता है। बात समझ में आई कि कोई भी स्टीम पावर प्लांट कैसे काम करता है। अब देखिए यहां पर जब, अब बचा क्या, गर्म पानी, फेज तो चेंज हो गया स्टीम का, इस गर्म पानी को निकाल करके, और फिर क्या लगा हुआ है, पंप। पंप से वापस, अच्छा पंप का पर्पस क्या है, ध्यान दें,
पंप का एक ही पर्पस होता है, लिक्विड के प्रेशर को बढ़ा देना। टरबाइन में क्या हुआ था भाई, प्रेशर घट गया था ना, प्रेशर क्या हुआ था, घट गया था। अब जरा बात कीजिए, हम लोगों ने स्टेडी फ्लो डिवाइस पढ़ा था ना, स्टेडी फ्लो डिवाइस। स्टेडी का मतलब क्या था, कोई भी प्रॉपर्टी समय के साथ चेंज ना हो। अब जरा देखो, यदि पंप ना रहे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो चुका है, एटमॉस्फेयर से नीचे आ चुका है, वापस जब इसको घुमा कर ले जाएंगे तो यहाँ का प्रेशर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टरबाइन किस तरह का डिवाइस है भाई, स्टेडी फ्लो डिवाइस है। देखिए, इसके लिए हमने वर्क डन निकाला है, तो वर्क डन निकालते समय कौन सा इक्वेशन यूज किया है, स्टेडी फ्लो एनर्जी, क्योंकि टरबाइन क्या है, स्टेडी फ्लो डिवाइस है। स्टेडी फ्लो का मतलब यहां का प्रेशर, मान लीजिए कि यहां का जो प्रेशर था वो 300 बार था, ठीक ना, तो ये 300 बार प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जब ये स्टीम अंदर गई तो इसका प्रेशर क्या होने लगा, घटने लगा। तो वापस जब ये स्टीम यहां आए तो इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 300 बार। तो ये कौन बढ़ाएगा भाई, प्रेशर कौन बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाने का काम सिर्फ दो लोग करते हैं, पहला पंप करता है और दूसरा कंप्रेसर करता है। फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाने का काम सिर्फ कितने लोग करेंगे, दो, या तो पंप करेगा या तो कंप्रेसर। तो फ्लूइड भी दो तरह के हैं, लिक्विड एंड गैसियस। यदि फ्लूइड लिक्विड है तो उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, पंप चाहिए। और यदि फ्लूइड गैसियस है तो उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, कंप्रेसर। तो यहां पर हमारे पास यहां क्या मिल रहा है, लिक्विड, वाटर मिल रहा है, तो वाटर का प्रेशर बढ़ाने के लिए हमने किसको लगा रखा है, पंप। पंप क्या करता है, कंडेंसर से आने वाले वाटर का प्रेशर फिर से बढ़ा देता है। और यहां पर कितना बार था भाई, तो ये पंप यहां पर 300 बार प्रेशर पहुंचा देता है। बात समझ में आई, प्रेशर किसने इंक्रीज किया, पंप ने, 300 बार। 300 बार क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो टरबाइन है वो स्टेडी फ्लो डिवाइस है और इसके इनलेट पर प्रेशर कितना है, 300 बार। तो ये 300 बार हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ये हमेशा कितना मेंटेन होना चाहिए, 300 बार। तो जितना यहां प्रेशर है वो सारा प्रेशर बढ़ाने का काम कौन करता है, इससे एक चीज आपके लिए और भी क्लियर होती है, वो ये कि बॉयलर के भीतर, देखिए मैं पढ़ा बॉयलर रहा हूं लेकिन तरीका अलग है, समझे। फिर मैंने ये बात क्यों बताई, बॉयलर के अंदर वाटर या स्टीम के प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता, किसमें, बॉयलर में। प्रेशर जो मेंटेन हुआ किसके कारण हुआ भाई, पंप। यानी जो हम कहते हैं कि स्टीम जनरेट हुआ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर किसने मेंटेन किया था, पंप ने। सिर्फ हाई टेम्परेचर कहां मेंटेन होता है, बॉयलर में। तो बॉयलर में हम प्रेशर बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, बॉयलर में हम स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। बॉयलर के भीतर सबसे पहले वाटर स्टीम में कन्वर्ट होती है, ठीक ना, और कन्वर्ट होने के बाद उस स्टीम के टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। याद कीजिए हमने पढ़ा था सुपर हीटेड स्टीम, पढ़ा था ना। तो सुपर हीटेड का मतलब क्या है, स्टीम ऑलरेडी बन चुका है और अब हम उसे सुपर हीट कर रहे हैं, यानी उसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज जो यहां से आपको सीखने के लिए मिली, यहां से वाटर इन हुआ और यहां से स्टीम आउट, यहां से वाटर इन और यहां से, इससे एक चीज दिखता है कि बॉयलर आपका ओपन सिस्टम है, क्योंकि ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम था भाई, जिसमें मास इन करे और मास आउट, यही तो था। अब यहां देखो वाटर इन हो रहा है, इसका मतलब मास इन हो रहा है, और स्टीम आउट हो रहा है। स्टीम है क्या, वाटर ही तो है गैसियस फॉर्म में, तो वाटर क्या हुआ, आउट भी हुआ। क्लियर है। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि बॉयलर क्या है, सिस्टम क्लियर हो गया। नाउ प्रोसेस, बॉयलर के अंदर कौन सा प्रोसेस भाई, अभी भी बात की हमने, आइसोबैरिक।
अभी अभी हमने बात की कि बॉयलर में किसी तरह का कोई प्रेशर चेंज, इसका मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। और प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस। तीसरी चीज सीखें, बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर पर इसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बॉयलर में अभी हमने बात की ना कि प्रेशर नहीं बढ़ता, क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर कब बढ़ेगा भाई, जब आप हीट देंगे तब तो बढ़ेगा, बिना हीट दिए क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं। यानी आप जो हीट एडिशन कर रहे हैं उस दौरान प्रेशर क्या है, इसका मतलब जो भी हीट आप दे रहे हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, आना चाहिए आवाज भाई, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन एंथैल्पी। कई दिन से सिखला रहा हूं कि कांस्टेंट प्रेशर पर जब भी हम हीट ट्रांसफर करेंगे ये किस में बदलेगा भाई, DH इज इक्वल टू CP इंटू DT। कब से सीख रहे हैं हम लोग, और यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है और हम हीट दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्टीम की अल्टीमेटली क्या बढ़ाएगा, एंथैल्पी को बढ़ाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट एडिशन कर रहे हैं, ठीक ना, हीट एडिशन एट कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। DH क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है, क्या क्या चीजें आपने सीखा। बॉयलर एक ओपन सिस्टम, अब देखिए अब टॉपिक पे आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं नजदीक। बॉयलर क्या है, एक ओपन सिस्टम है जिसमें आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान हीट एडिशन होता है। बात समझ में आ रही है, जिसमें आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान हीट एडिशन होता है, जिससे वाटर या स्टीम की एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आई। दूसरी चीज, चूंकि बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, इसलिए बॉयलर में ये हमारे मन में रहता है अक्सर, प्रेशर कुकर हमने घर पे देखा है, उसमें भी स्टीम बनती है ना, लेकिन प्रेशर कुकर एक क्लोज सिस्टम की तरह कार्य करता है। कि कैसे काम करता है, क्लोज सिस्टम के कारण के जैसा काम करता है, इसीलिए बॉयलर के अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये ओपन सिस्टम है, ये एक तरफ से मास आ रहा और एक तरफ से मास बाहर जाए, जबकि प्रेशर कुकर में ऐसा नहीं होता। उसमें आप ढक्कन लगा देते तो क्या बन गया, क्लोज सिस्टम बन गया। और इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर जो स्टीम जनरेट होती है ना, उसमें पहले प्रेशर क्या होता है आपका, इंक्रीज, क्योंकि शुरुआत में जब तक ढक्कन खुला हुआ है कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे ही आपने ढक्कन लगा दिया और अब गर्म करना शुरू किया तो वहां पर शुरुआत में पहले प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, और जब एक लेवल पर पहुंच जाता है उसके आगे ना पहुंचे तो आपकी विसिल क्या हो जाती है, खुल जाती है। आपने देखा होगा जो सीटी होती है कुकर की, उसमें वजन होता है, ठीक ना, क्यों दिया था वजन, उसके mg के कारण, उसके मास के कारण वो कुछ लिमिट तक जो प्रेशर है उसको क्या कर सके, रोक सके। लेकिन जैसे ही प्रेशर कुकर के भीतर का प्रेशर इतना शक्तिशाली हो जाए कि उस मास को क्या कर सके, उठा सके, तो वो रास्ता खुल जाता है और स्टीम क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो जो प्रेशर कुकर के ऊपर जो सीटी लगी है वास्तव में ये एक सेफ्टी वाल्व है। प्रेशर कुकर का क्या है, वो सेफ्टी वाल्व। आप अगर ध्यान से देखें तो प्रेशर कुकर के हैंडल के नीचे एक छोटा सा बटन नुमा आकृति होती है, वो भी सेफ्टी वाल्व है। जितने भी ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें स्टीम जनरेट होती है, वहां हर जगह दो सेफ्टी वाल्व दिया जाता है। मान लो किसी रीजन से आपका सीटी जो वेसल है वो फंस गया, ठीक ना, उस केस में अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर कुकर फट सकता है। उससे बचाने के लिए हैंडल के नीचे एक छोटा सा बटन नुमा आकृति दिया हुआ रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस बटन के बीच में सेंटर में जो मेटल है उसमें से कुछ मेटल निकाल दिया जाता है ताकि वहां की थिकनेस क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसके कारण अगर कभी फटने की नौबत आए तो प्रेशर कुकर कहां से फटेगा, जहां की थिकनेस क्या है, सबसे कम। तो वो जो हैंडल के नीचे सेफ्टी वाल्व है उसका थिकनेस क्या है, सबसे कम है, इसलिए वहां से फटेगा। उसको हैंडल के नीचे जानबूझ के दिया गया ताकि जब अचानक से स्टीम निकले वहां से
तो जो ऑपरेटर है जो खाना बना रहा है वो स्टीम उसके मुंह पे ना जाए, वो जाके किससे टकरा जाए, कुकर के हैंडल से। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हम प्रेशर कुकर में देखते हैं इसे कहते हैं सेफ्टी वाल्व, और ये बॉयलर में भी होता है, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी वाल्व के विषय में, बट फिलहाल ये अंतर समझ में आया। घर में जो प्रेशर कुकर है ये भी स्टीम जनरेट कर रहा है, और पावर प्लांट में जो बॉयलर लगा है ये भी स्टीम जनरेट कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि घर वाला क्लोज सिस्टम की तरह कार्य करता है और पावर प्लांट वाला ओपन सिस्टम की तरह कार्य करता है। इसमें प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज दिस इज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास इन और मास आउट होता है, ठीक ना। यहां भी प्रेशर बढ़ता, जो लिक्विड अंदर जा रहा है यदि कोई उसको रोकने की कोशिश करता, अगर उसे कोई रोकने की कोशिश करता तो प्रेशर क्या होता? इंक्रीज करता है। फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करता है। कौन प्रेशर अप्लाई करता है भाई? फ्लूइड। कब? जब हम उसे फ्लो होने से रोके। हमेशा इस बात को पकड़ के रखना कि फ्लूइड हमारे ऊपर तब तक प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा जब तक हम उसके फ्लो के रास्ते में ना आए, हम उसके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट ना करें, तब तक फ्लूइड हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं। चूंकि ये सिस्टम ओपन है, फ्लूइड के फ्लो को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए बॉयलर के अंदर कोई प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। लेकिन अगर किसी रीजन से कोई रुकावट आ जाए तो बॉयलर का प्रेशर क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। उससे बचने के लिए इस पे हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाते हैं, ताकि किसी विषम परिस्थिति में यदि प्रेशर बढ़ने लगे तो कैसे चीजों को सुरक्षित किया जा सके। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये जो बॉयलर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वास्तव में एक ओपन सिस्टम है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट को ऐड करते हैं, जिससे वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यह स्टीम की इंथैल्पी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। बिकॉज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। बात समझ में आ रही है? इतना सब कुछ जानने के बाद अब हमें इस बॉयलर को और आगे बढ़ना है। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, इनका काम खत्म हो गया। पंप का इंपॉर्टेंस समझ में आया? पंप का काम स्टीम के प्रेशर को बढ़ाना है। बॉयलर प्रेशर नहीं बढ़ाता, ना तो बॉयलर प्रेशर बढ़ाता है और ना घटाता है। प्रेशर बढ़ाने का काम पंप का है और घटाने का काम टरबाइन का है। टरबाइन के भीतर जो फिक्स ब्लेड लगे हैं दे वर्क एज अ नोजल, और हमने पढ़ा है कि नोजल क्या करता है? प्रेशर को घटाता है और उसके बदले में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। तो प्रेशर घट यहां पे रहा है और बढ़ यहां पे रहा है। हीट एडिशन बॉयलर में हो रहा है और हीट रिजेक्शन कंडेंसर में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हीट रिजेक्शन कहां पे हो रहा है? कंडेंसर में। और कंडेंसर के अंदर कौन सा हीट रिजेक्शन होता है भाई? लैटेंट हीट रिजेक्शन होता है। टेम्परेचर नहीं घटता है, हम सिर्फ क्या करते हैं? फेज को चेंज कर लेते हैं। कई जगह ये क्वेश्चन आता है कि सर कंडेंसर को हटा दें, सीधे सीधे स्टीम को वापस कहां लेके चले आए? बॉयलर में, खर्चा बचेगा। भाई लैटेंट हीट रिजेक्ट हो गया, अगर हम इस जो स्टीम यहां निकला था वापस उसको कहां लेके चले जाते? बॉयलर में, तो वही फायदा होता ना, लैटेंट हीट ऐड करने की नौबत ना आती, सिर्फ उसको हम क्या कर देते? सुपर हीट। लेकिन यदि आपने ऐसा किया तो दो तरह की समस्या आएगी। पहला, जब स्टीम बाहर आया तो उसका प्रेशर क्या हो चुका है? घट चुका है। अब प्रेशर बढ़ाना है आपको, क्योंकि स्टीम के यहां पर प्रेशर हमको कितना चाहिए? 300 बार हाई प्रेशर चाहिए। तो अगर उसको आप स्टीम के फॉर्म में लेंगे तो स्टीम गैसियस फेज है और उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए पंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? कंप्रेसर। और कंप्रेसर बहुत ज्यादा वर्क कंज्यूम करता है। पंप और कंप्रेसर में अंतर यह है कि जो कंप्रेसर होता है वो बहुत ज्यादा वर्क कंज्यूम करता है। क्यों करता है भाई? अंतर है दोनों के स्पेसिफिक वॉल्यूम में। चूंकि पंप लिक्विड को हैंडल करता है, 1 लीटर पानी एक छोटे से बोतल में आ जाता है ना, लेकिन उस 1 लीटर पानी को स्टीम बना दे, हम फेज चेंज कर दे, इतने बड़े कमरे में क्या हो जाएगा? वो
फैल जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है? बात ही समझ में आ रही है ना? तो जब हम गैसियस फेज में जाते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण कंप्रेसर को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और, कंप्रेसर का जो वर्क होता है वो इनलेट टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जब स्टीम आएगा यहाँ पे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत हाई, जिसके कारण उसकी जो वर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है जो कंप्रेसर होता है वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, पंप जो है वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। इन दोनों को वर्क आपको देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो जब कंप्रेसर हम लगाएंगे तो जितना, मान लो 10 किलोवाट हम एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं और यदि हमने कंप्रेसर लगा दिया तो 20 किलो हमारा खर्चा हो जाएगा, तो हम लगाएंगे क्या? नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? अगर आपने इस कंडेंसर को हटा दिया तो केल्विन प्लैंक रूट जाएंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, पीएमएम2 बन जाएगा। आपने इसको हटा दिया, सिंक रिजर्वायर को हटा दिया, और तब आपका सिस्टम सिर्फ किसके साथ काम कर रहा है? इसका मतलब ये क्या बन गया भाई, पीएमएम2, जो कि असंभव है, क्योंकि इससे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स झूठा साबित हो जाएगा ना। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आप कंडेंसर को रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आइए फिर डिटेल में बॉयलर देखते हैं। तो फिर से मैंने स्टीम पावर प्लांट ही ड्रॉ किया है, लेकिन पिछले केस से मैंने सिर्फ एक सिंपल सा डायग्राम बॉयलर का दिखाया था। इस बार मैंने बॉयलर में इतनी सारी चीजें दिखाई हैं और कहा है कि यहां से यहां तक सब कुछ क्या है, बॉयलर है। अब हम थोड़ा सा बॉयलर के और अंदर चलते हैं और इसके बाद हम लोग एक डायग्राम और पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारा बॉयलर क्लियर होगा। ठीक ना? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बॉयलर को स्टडी करने के बाद हम देखा इसमें बॉयलर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कितने तरह का बॉयलर होता है। इन सब चीज़ें बहुत बेसिक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो इनको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जो टेक्निकल चीज़ें हैं बॉयलर की, जो चीज़ें आपको सीखनी है उन्हें देखें। ठीक ना? वापस हमने स्टीम पावर प्लांट ड्रॉ किया है और ये स्टीम पावर प्लांट जो मैंने ड्रॉ किया है ये कहीं ना कहीं आपको एक क्लोज व्यू देता है रियल स्टीम पावर प्लांट का। इसमें भी मैंने बहुत सारे फीड हीटर्स नहीं दिखाए हैं। हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसमें देखेंगे कई सारे फीड हीटर होते हैं, ठीक ना, फीड वाटर हीटर होते हैं। इसमें हमने सिर्फ एक फीड वाटर हीटर दिखाया है, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डियरेटर कह रहे हैं। ठीक ना, डियरेटर यहाँ पर हमारा एक फीड वाटर, ओपन फीड वाटर हीटर है। फीड वाटर हीटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, ओपन फीड वाटर हीटर एंड क्लोज फीड वाटर हीटर। तो यहाँ पर मैंने एक फीड वाटर हीटर डियरेटर लिया है, ठीक है, ताकि चीज़ों को मैं सिंपल कर सकूं। अब देखिए क्या होता है और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, और ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। सबसे पहले ये है पंप। जो पंप मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था, वास्तव में ये जो बॉक्स दिखा रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये पंप को रिप्रेजेंट कर रहा है। BFP इसका फुल फॉर्म है बॉयलर फीड पंप। फीड मतलब देने वाला, वाटर देने का काम कौन करता है, बॉयलर फीड पंप। ठीक ना, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा पंप है। बॉयलर फीड पंप से पानी सबसे पहले किसके पास आता है, FRS। FRS का फुल फॉर्म है फीड रेगुलेटरी स्टेशन। यानी इस स्टेशन का काम होता है वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना, वाटर। मान लो रात को बिजली की जरूरत कम है, रात को बिजली की जरूरत कम है, तो ये जो बॉयलर होता है, बॉयलर में जो हम स्टीम जनरेट करते हैं ये फ्री में नहीं होता है, इसके बदले में हमें कोयले को जलाना पड़ता है। कोयला या कोई भी फ्यूल क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। फ्यूल के लिए पैसे खर्च होते हैं। तो मान लो अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम है तो हम क्या करेंगे, कम स्टीम जनरेट करेंगे, ताकि यहां पर जो कोयला खर्च हो रहा है, जो कोयला जलाया जा रहा है उसकी मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। कोयला बचेगा तो पैसा बचेगा, फ्यूल बचेगा तो पैसे की बचत होगी। तो ये चीज कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या बनाया गया है, फीड रेगुलेटरी स्टेशन। अगर हमें कम स्टीम की आवश्यकता है तो वाटर के फ्लो को ये क्या कर देता है, कंट्रोल करता है। फीड रेगुलेटरी स्टेशन वाटर के फ्लो को क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। और फिर यहां से फाइनली पानी कहां पहुंचता है, इकोनोमाइजर में।
ये क्या है हमारा? इकोनोमाइजर का मतलब होता है वो जो हमारी इकोनॉमी बढ़ाए। क्या बढ़ाए भाई? इकोनॉमी बढ़ाने का मतलब क्या है? पैसे की बचत करे। पैसे की क्या करे? बचत करे। अब ये कैसे बचत करता है, ध्यान दें। इकोनोमाइजर में हम क्या करते हैं, चिमनी से जो धुआं निकल के बाहर जाने वाला होता है, जैसे आईसी इंजन में गाड़ी के एग्जॉस्ट से जो धुआं बाहर जा रहा है वो बहुत गर्म होता है। अगर आप किसी तरीके से उस हीट का यूज कर लें तो आपके इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या करते हैं, इकोनोमाइजर में जो कोयला हमने जलाया है उसकी गर्म हवा जब बाहर जाती है ना, चिमनी से जाने से पहले उसको किससे पास करा देते हैं? इकोनोमाइजर से। तो जब वो गर्म हवा पास होती है और एक तरफ से क्या जा रहा है? पानी। तो गर्म हवा का हाई टेम्परेचर पे है और पानी लो टेम्परेचर पे है, तो दोनों के बीच हीट का क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है और पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब जरा बताइए, ये जो पानी का मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, 40 डिग्री पे आपने एटमॉस्फेरिक पानी दिया था और इकोनोमाइजर से 10 डिग्री यानी 40 से कहां हो गया? 50। अब आपको जो कोयला जलाना पड़ेगा वो मान लो 200 डिग्री की स्टीम चाहिए, तो 50 से 200 तक जाने के लिए जलाना पड़ेगा ना। जो 10 डिग्री था वो तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? बढ़ गया। और ये कौन सी हीट से बढ़ गया? जो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती, जाके वेस्ट हो जाती, बर्बाद हो जाती। आपने उस हीट का 10% सेव कर लिया, तो अल्टीमेटली आपका कोयला बचा ना, और जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी उसको भी आपने रिकवर कर लिया। तो इससे हमारी इकोनॉमी, हमारा जो प्लांट का ओवरऑल खर्च होता है वो कम हो जाता है और हम कम पैसे में ज्यादा काम कर पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी को क्या करता है? बढ़ाता है, सिस्टम को किफायती बनाता है, बचत करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? इकोनोमाइजर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है माउंटिंग एंड एसेसरीज। बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरीज। माउंटिंग्स जो होते हैं वो बॉयलर का अभिन्न हिस्सा होते हैं। अभिन्न हिस्सा, जैसे ये हाथ इंसान के क्या है? अभिन्न हिस्सा है। इनके बिना इंसान कंप्लीट नहीं हो सकता। वैसे ही जो बॉयलर माउंटिंग्स होती हैं वो बॉयलर का अभिन्न हिस्सा होता है। उनके बिना हम बॉयलर को ऑपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की सेफ्टी वॉल्व। बिना सेफ्टी वॉल्व के कहीं भी बॉयलर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए सेफ्टी वाल्व को हम बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। ये अभिन्न हिस्सा है। कोई भी प्रेशर कुकर देखा है जिसमें विसिल ना हो? ऐसा नहीं, गवर्नमेंट आपको परमिशन बनाने की नहीं देगी। सेफ्टी वाल्व होना ही होना चाहिए। प्रेशर गेज, ठीक है ना, प्रेशर गेज जो बॉयलर के भीतर का प्रेशर दिखाता है, ये क्या बनेगा? हमारा माउंटिंग बनेगा। इसके बिना बॉयलर की इच्छा हम नहीं कर सकते। वाटर लेवल इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर होता है जो बॉयलर के अंदर पानी के लेवल को क्या करता है? दिखाता है। तो हर वो चीज जो बॉयलर के सुरक्षित ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है उसे हम कहते हैं बॉयलर माउंटिंग। इसके अलावा एक चीज होती है बॉयलर एसेसरीज। बॉयलर एसेसरीज वो चीजें होती हैं जिनके बिना यदि हम चाहें तो बॉयलर को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आपने एसेसरीज लगा दिया तो एसेसरीज लगाने से क्या होता है? आपका जो प्लांट है वो कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन करता है। एसेसरीज वो होता है जिससे पैसे की बचत हो, जिससे सिस्टम इकोनॉमिकल बन सके। बात समझ में आए? जैसे कौन है भाई? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर एसेसरीज की कैटेगरी में आता है। इकोनोमाइजर किसी कैटेगरी में आएगा? आप चाहें तो इसके बिना भी बॉयलर ऑपरेट कर सकते थे। तो नुकसान क्या होगा? इसके बिना ऑपरेट करेंगे तो जितना टेम्परेचर ये फ्री में बढ़ा रहा था उसके लिए भी आपको कोयला जलाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो एसेसरीज हर वो चीज है जो आपके सिस्टम को क्या करती है? किफायती बनाती है, उसे हम एसेसरीज कहते हैं। जैसे इकोनोमाइजर हो गया, CSH कन्वेक्टिव सुपर हीटर हो गया, रेडिएंट सुपर हीटर हो गया, पेंडेंट सुपर हीटर हो गया, RH रीहीटर हो गया। ये सब के सब क्या है? हमारे एसेसरीज हैं। हम चाहें तो इन्हें लगा भी सकते हैं, चाहे तो इनके बिना भी हम बॉयलर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अंतर यह है कि इनको अगर हमने लगाया है तो हमारा बॉयलर कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन देगा, और यदि हम इनके बिना चला रहे हैं तो बॉयलर तो काम करेगा
लेकिन उसकी लागत क्या हो जाएगी, ऑपरेशन की लागत बढ़ जाएगी। तो एक्सेसरीज हर वो चीज है जो सिस्टम को इकोनॉमिकल बनाता है। बॉयलर की सुरक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चीज बॉयलर को सुरक्षित ऑपरेट करने से जुड़ा हुआ है उसे हम बॉयलर की माउंटिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बताया, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, ये सब क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से लगाए हैं। इनके बगैर हम बॉयलर को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये जो इकोनोमाइजर है ये क्या है, हमारा एसेसरीज है, ठीक ना। अब इकोनोमाइजर से निकल के पानी कहां जाएगा भाई, बीडी। बीडी का मतलब है बॉयलर ड्रम। बीडी का फुल फॉर्म क्या है, बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम में जाता है। बॉयलर ड्रम से डब्ल्यू का मतलब है वाटर वॉल। क्या बोलते हैं, वाटर वॉल। ये एक वॉल का मतलब क्या होती है, दीवार। ये एक दीवार होती है जिसके चारों तरफ पानी के पाइप लगे रहते हैं और उनके बीच में ही हम कोयले को क्या करते हैं, जलाते हैं। बीच में फर्नेस होता है और उसके चारों तरफ पानी के पाइप लगे रहते हैं ताकि जब आग जले तो उसकी हीट ट्यूब के भीतर कौन एब्जॉर्ब कर ले, वाटर, पानी एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ट्यूब के भीतर क्या है, पानी है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज वाटर वॉल। वाटर वॉल के बाद फिर से कहां जाता है भाई, बॉयलर ड्रम में। ठीक है, देखेंगे क्यों जाता है बॉयलर ड्रम। अच्छा, बॉयलर ड्रम में क्यों जाता है समझे। जब वाटर वॉल से पानी ऊपर गया तब तक रास्ते में क्या होता है, हीट पाकर कुछ पानी किसमें कन्वर्ट हो गया रहता है, स्टीम में, और कुछ पानी अभी भी किसमें रहता है, वाटर के फॉर्म में। तो जो स्टीम वापस जब बॉयलर ड्रम में जाएगा, जो स्टीम बन गया है वो आगे बढ़ जाता है। कहां चल जाता है भाई, कन्वेक्टिव सुपर हीटर, CSH, कन्वेक्टिव सुपर। जो कन्वेक्टिव वर्ड है ना, ये कन्वेक्शन से बना हुआ है। हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे जो हीटर, सुपर हीटर काम कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, कन्वेक्टिव सुपर हीटर। यहां पर गर्म होने के बाद, सुपर हीट होने के बाद स्टीम जाता है RSH, रेडिएंट सुपर हीटर। यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। उसके बाद PSH, P फॉर पेंडेंट। पेंडेंट का मतलब लॉकेट पहनते हैं हम लोग गले में, दैट इज कॉल्ड पेंडेंट। जो चीज लटक रहा है उसे क्या कहते हैं, पेंडेंट कहते हैं। तो ये जो सुपर हीटर है ये बॉयलर के भीतर लटका हुआ रहता है, जिसके कारण इसमें कन्वेक्शन का भी इफेक्ट होता है और रेडिएशन का भी इफेक्ट होता है, इसलिए इसका नाम है पेंडेंट सुपर हीटर। और यहां से फिर आपको क्या मिलता है, मेन स्टीम। यहां से मेन स्टीम जनरेट होती है और ये मेन स्टीम जाती है HPH, हाई प्रेशर, T, हाई प्रेशर टरबाइन में। अभी हमने टरबाइन देखा था, टरबाइन वहां पर मैंने एक दिखाया था, और यहां पर देखिए हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड लो प्रेशर टरबाइन। 3 तरह की टरबाइन दिखाई गई है जो अलग अलग प्रेशर पे काम कर। क्यों ऐसा हुआ भाई, जब इसमें एक टरबाइन में गया तो यहां पे निकला तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। तो अब जब हम दूसरी टरबाइन लगाएंगे तो यहां का जो प्रेशर होगा उस प्रेशर पे काम करने वाला टरबाइन लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। अब जब फिर यहां से बाहर निकलेगा तो और प्रेशर क्या हो चुका होगा, कम हो चुका, तो आगे हमने क्या लगा दिया, लो प्रेशर। और तीनों का शाफ्ट क्या रहता है, सेम रहता है, और इस शाफ्ट पे हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है जिससे हम जनरेटर को चलाते हैं। फाइनली स्टीम कहां निकलेगी, कंडेंसर में, और कंडेंसर से CP का मतलब है कंडेंसेट पंप। जो कंडेंसर में पानी इकट्ठा कंडेंस होकर इकट्ठा हुई है उसको वापस भेजने के लिए कहां पर, डिएरेटर में। डिएरेटर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर ये कंडेंस वाटर तो आ ही रही है, इसके अलावा मेकअप वाटर। जब हम स्टीम बनाते हैं और इस साइकिल में जब स्टीम का यूज कर रहे हैं तो बहुत जगह स्टीम लीक हो रही है, बाहर जा रही है एटमॉस्फेयर में, तो स्टीम की मात्रा हर बार क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ मेकअप वाटर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिएरेटर में ही हम क्या करते हैं, मेकअप वाटर डालते हैं। इसके अलावा कई जगह से हम पावर प्लांट में स्टीम को बाहर निकालते हैं, ठीक ना, वो सारा स्टीम वापस ला के कहाँ मिला देते हैं हम, डिएरेटर में। डिएरेटर में एक फायदा और भी होता है, यहाँ का प्रेशर कौन सा हो गया, एटमॉस्फेरिक
फेयरिक प्रेशर हो गया, ये तो ओपन खुला हुआ है ना, जिसके कारण हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर यदि स्टीम के साथ कुछ गैसेस डिसॉल्व हो गई होंगी, घुल गई होंगी, तो उनको बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। इधर तो पूरा सब कुछ क्लोज है ना, सिर्फ खुला कहां पे है, डिएरेटर पे। तो जो भी गैस निकलना है वो यहां से क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। बात समझ में आई? और फिर वाटर बॉयलर फीड पंप से इसी साइकिल में क्या करता है, रन करने लगता है। क्लियर है? तो ये हमारा बॉयलर का सिस्टम है। बॉयलर में इतने सारी चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज और जाने, ये भी हीट एक्सचेंजर है, ये भी हीट एक्सचेंजर, ये भी हीट एक्सचेंजर, ये भी हीट एक्सचेंजर, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी में तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं यहां से कि बॉयलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक ना? बॉयलर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के हीट एक्सचेंजर का क्या है, एक कंबाइंड रूप है। और हमने पहले ही बताया है कि जितने भी हीट एक्सचेंजर होते हैं उन सब में कौन सा प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबेरिक प्रोसेस होता है। हीट का एक्सचेंज हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो इन सभी में लगभग प्रेशर क्या रहेगा ही, पूरे बॉयलर में प्रेशर क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो अंदर की जितनी भी सिस्टम है सभी में प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आई? तो आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अभी बॉयलर का मेन डायग्राम बचा हुआ है, ठीक है। बीच में छुट्टियां हैं, छुट्टियों में कुछ लिखने का काम है जो आपको खुद करना है, ठीक ना। जैसे बॉयलर का क्लासिफिकेशन, ये चीज आप लोग खुद नोट करके लाएंगे, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा कि बॉयलर कितने तरह का होता है, ठीक ना। ये बिल्कुल थ्योरी है। जैसे बॉयलर को हम थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बॉयलर का जो मेन क्लासिफिकेशन है वो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब के आधार पे है। फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब का मतलब क्या है, इनके भीतर ट्यूब्स बनी रहती हैं और ट्यूब के भीतर कौन सा मैटर फ्लो कर रहा है इसके आधार पर हमारा बॉयलर क्लासिफाई होता है। यदि ट्यूब के अंदर पानी फ्लो हो रहा है तो हम वाटर ट्यूब कहेंगे, और ट्यूब के भीतर यदि गर्म गैसेज, जो कोयले को जलाने के बाद गर्म हवा निकली, यदि ट्यूब के भीतर उस गर्म हवा को हम मूव करा रहे हैं, उससे स्टीम बना रहे हैं, तो उस बॉयलर को क्या कहेंगे हम लोग, फायर ट्यूब। ट्यूब के भीतर क्या है, ट्यूब के भीतर क्या है, इससे डिसाइड होता है कि कौन सा बॉयलर है। अगर ट्यूब के भीतर आग है, आग का मतलब गर्म हवा, तो फायर ट्यूब। और ट्यूब के भीतर यदि पानी है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। वाटर ट्यूब क्या होता है, हाई प्रेशर, और जो फायर ट्यूब होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर। बात समझ में आ रही है? वाटर ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए चूंकि प्रेशर बहुत हाई है, हमें टेक्निकल वर्कर की जरूरत पड़ती है। हम वहां पर बीटेक वालों को, डिप्लोमा वालों को, आईटीआई वालों को भर्ती करते हैं। लेकिन फायर ट्यूब के लिए बहुत कम एजुकेशन, सिर्फ आईटीआई से ही हमारा काम चल जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत हाई नहीं है। फायर ट्यूब का अगर आप एग्जांपल देखें तो गदर देखिए, गदर, हाँ, उसमें स्टीम इंजन दिखाया गया है। स्टीम इंजन में एक ड्राइवर और उसका हेल्पर होता है, वो कोयला ट्रेन के अंदर क्या करते रहे, इंजन के अंदर फेंकते रहते हैं, ठीक ना। वो किसका एग्जांपल है, फायर ट्यूब बॉयलर का। उसके लिए किसी इंजीनियर की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन स्टीम पावर प्लांट में हमेशा बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले अपॉइंट होते हैं ताकि प्रेशर और बॉयलर के वर्किंग को मॉनिटर कर सकें, ठीक ना। तो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब सबसे मेन क्लासिफिकेशन है। इसके बाद स्टेशनरी बॉयलर है, डिजाइन के आधार पर वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, बहुत तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। तो आप लोग को बॉयलर का क्लासिफिकेशन नोट कर